जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक देने की वक्तृता कला के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। तो सूत्र रूप में मैं कुछ बिंदुओं की चर्चा करता हूँ। इसके लिए सबसे अनिवार्य और आवश्यक बिंदु यह है कि जो संघ का बौद्धिक प्रदाता है वह कार्यकर्ता होना चाहिए, वह स्वयंसेवक होना चाहिए, जिसके मन में संगठन और संगठन के पद्धति के प्रति, उसके वैचारिक अधिष्ठान के प्रति श्रद्धा न हो, वह बौद्धिक नहीं दे सकता। ठीक है, समाज जीवन में बहुत से विद्वान, बहुत से वक्तृता के धनी ये आते हैं, लेकिन संघ के कार्यक्रमों में तो वही अच्छा बौद्धिक दे सकता है कि जिसके मन में संगठन, भारत माता के प्रति एक अनन्य श्रद्धा हो। यह एक अनिवार्य शर्त है। आप पूछेंगे कि समाज जीवन के ऐसे तमाम विद्वान, वक्तृता कला के धनी लोग आकर संघ के कार्यक्रमों में बौद्धिक क्यों नहीं देते? तो इसका एक सीधा सा कारण है कि वो बात नहीं आ पाती, वो प्राण नहीं आ पाता। हमारा एक सामान्य, एक कम जानकारी का कार्यकर्ता भी आकर, और चूँकि उसकी भावना प्रवण होती है, इसलिए वह अच्छा बौद्धिक दे सकता, उसके विचार स्वयंसेवकों तक हृदयगामी होते हैं। लेकिन इसकी तुलना में बाहर के बड़े बड़े प्राध्यापक, विद्वान आकर भी यहाँ हमारी संघ की शाखाओं में वह नहीं दे जाते जिसका हमें अभीष्ट होता। तो यह एक अनिवार्य शर्त है। सामान्यतः यह बौद्धिक हमारे कार्यकर्ता, हमारे अधिकारी, इन्हीं के मुंह से अच्छा लगता, और इसलिए ये बौद्धिक की एक अनिवार्य शर्त है कि जो भारत माता के प्रति अनन्य श्रद्धा रखे, जो हमारे संगठन का अंगभूत घटक है, उसी के द्वारा बौद्धिक दिला जाए। प्रारंभिक के दिनों में हम लोग बौद्धिक प्रमुख थे, हमारे मार्गदर्शक अधिकारी बार बार कहा करते इनका बौद्धिक न लगाओ, ये नियमित नहीं है। तो ये समझ में नहीं आता था कि इसमें नियमितता का कहाँ से विषय आया। लेकिन ये ठीक है कि जो हमारा संघ का नियमित कार्यकर्ता है, अधिकारी है, उसी के द्वारा जो बातें आती वह स्वयंसेवकों को ग्राह्य होती। यह एक व्यवहारिक अपने आप में ध्रुव सत्य है। तो यह तो रही एक सबसे प्रमुख बात जिसकी मैंने शुरू में ही चर्चा कर लिया। लेकिन अब मैं कुछ वक्तृता कला के ऐसे गुणों की चर्चा करूंगा जिसका होना और यह बौद्धिक में चार चांद लगा देते हैं। तो सबसे पहले एक अध्यवसाय, एक वक्तृता जो देने वाला कार्यकर्ता है वह अध्यवसायी होना चाहिए, उसका ज्ञान परिपुष्ट होना चाहिए। वह अपने संघ साहित्य का अध्ययन करे, वह अपने संगठन का एक नियमित स्वयंसेवक हो। वह जब अध्यवसाय करता है तो उसके पास एक ऐसी एथेंटिक सामग्री होती है कि वह अपने स्वयंसेवकों के सामने बड़े आत्मविश्वास के साथ यह रखता है। तो ऐसे अपना विपुल सत्य संघ साहित्य है, वैचारिक संपदा है, वैचारिक अधिष्ठान है, उसका अध्ययन यह निरंतर होते रहना चाहिए। तो जो बौद्धिक देने वाला कार्यकर्ता है वह सतत अध्यवसायी होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए। उसकी ज्ञान पिपाशा लगातार, अर्थात तो ज्ञान पिपाशा यह बनी रहनी चाहिए। एक दूसरा विषय कि मैं यहाँ एक दो अधिकारियों का उल्लेख करूँगा कि जिनके बौद्धिक में किन दो बातों के कारण एक विशिष्ट कलात्मकता दिखाई पड़ती है। तो पूज्य डॉक्टर जी को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ, पूज्य गुरु जी को मैंने कुछ अंतराल देखा। और ऐसे पूज्य श्री गुरु जी अपने बौद्धिक में छोटी छोटी कथाओं का, ऐसी कथाएं जो सामान्यतया पंचतंत्र जैसी बड़ी आसान कथाएं होती, उन कथाओं का वे प्रयोग करते थे। उसके आधार पर वे बड़ी बड़ी बातें कर जाते। आज उनकी कथाओं के कुछ संकलन उपलब्ध हैं। एक साहित्य उपलब्ध है, कथा कल्पतरु। ये क्या है? तो इसमें पूज्य श्री गुरु जी ने अपने बौद्धिकों में जिन छोटी छोटी कथाओं का उपयोग किया उनका वो संकलन है, कई भागों में है, कथा कल्पतरु। आप भी ऐसे छोटी छोटी कथाओं का उपयोग करके और अपने बौद्धिक, अपने गूढ़ विषयों को भी और बौद्धिक में निरूपित कर सकते हैं। यह पूज्य श्री गुरु जी का वैशिष्ट्य। इसी तरह से अपनी जो तृतीय सरसंघचालक पूज्य बाड़ा साहब देवरस जी भी रहे, उनके बौद्धिक में मैंने देखा कि एक विशिष्ट बात ये होती कि वे संस्कृत साहित्य के अच्छे अध्येता रहे, अच्छे विद्वान। उनकी कथाओं, उनके बौद्धिक में श्लोकों का, सुभाषितों का बड़ा सुंदर प्रयोग होता था, और वे ऐसे सुभाषितों का समय पर उपयोग करके एक बड़ी बात कह जाते थे। तो ऐसे दो अधिकारियों की मैंने बात किया, पूज्य श्री गुरु जी की कथाओं का और पूज्य बाड़ा साहब देवरस जी के ऐसे सुभाषित का। तो इसका आप भी प्रयोग कर सकते हैं अपने बौद्धिक में। बहुत शेरो शायरी एक कविताओं का उल्लेख तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ कथाओं का, कुछ श्लोकों का, कुछ सुभाषितों का
ऐसा प्रयोग करके अपने बौद्धिक अपनी वक्तृता को प्रभावी रूप दे सकते हैं। चूँकि वीर रस की कविताओं और ऐसे भावप्रवण कविताओं का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक शेर व शायरी का उपयोग ये अपने बौद्धिकों में शोभा नहीं देता, इसलिए उसकी अनुशंसा नहीं की जा सकती। तो इस तरह से अपने बौद्धिक में उदाहरणों यानी महापुरुषों के कथनों, अमृत वचनों, ऐसे सुभाषितों, कथाओं का उपयोग करके भी अपने बौद्धिक को सुंदर रूप दिया जा सकता है। अब आइए बौद्धिक कला के लिए कुछ बात, एक प्रारूप, एक रूपरेखा तो सभी को रचना ही होता है। कहाँ से बौद्धिक का प्रारंभ करना, कहाँ ले जाकर समेट कर उसका समापन करना, और बीच में कौन से बिंदु होंगे, इसका एक खाका, इसका एक प्लॉट, यह बौद्धिक कर्ता के मस्तिष्क में होना चाहिए। क्रमशः उन बिंदुओं को वह एक के बाद एक जब तारतम्य बनाकर कहता है तो यह हृदयग्राही होता है। कभी कभी कुछ अच्छे बौद्धिक कर्ता एक छोटा सा नोट बनाकर और एक कह सकते हैं कि एक रूपरेखा बनाकर हाथ में लिए होते हैं। यह बहुत आवश्यक तो नहीं, लेकिन हाँ, यदि आवश्यक हो तो इसको रखा जाना चाहिए। जिन कार्यक्रमों में डायस या कोई स्तंभ, माइक का स्टैंड होता है, वहाँ यह रखना आसान होता है। वैसे भी हाथ में लेकर ऐसे बिंदुओं का अगर इससे बौद्धिक प्रभावी हो सकता है तो उसको अवश्य रखना चाहिए। इससे बौद्धिक एक तारतम्यता बनी रहती है। कुछ बातों का निर्धारण करना होता है कि सामने कौन से पाठक बैठे हैं, उनको कितनी देर हमें सुनाना है। जैसे अलग अलग आयु वर्ग के लिए समय सीमा अधिक हो सके, यानी बाल हैं तो 30 से 35 मिनट, अगर किशोर तरुण हैं तो एक 35 से 40 मिनट, और प्रौढ़ या थोड़े अधिक आयु के लोग हैं 1 घंटे तक का बौद्धिक यह सामान्यतः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो 1 घंटे का ये बौद्धिक सामान्यतः होता है, लेकिन उसमें कुछ और औपचारिकताएं, शाखा लगाना, विक्र करना, प्रार्थना, गीत, अवतरण, ये सब मिला जुला करके 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। तो सामान्यतः बौद्धिक के लिए 35 से 40 मिनट का समय ये निकलता है। इतनी देर के बौद्धिक को हमें स्वयंसेवकों के सामने रखना होता है। अब बात आती कि कहाँ से खड़े होकर और यह बौद्धिक दिया जाए। सामान्यतः शाखाओं पर भी बौद्धिक होते हैं, जैसे 6 उत्सव हैं, नैमित्तिक कार्यक्रम हैं, या ऐसे कुछ प्रयोजन हैं, नहीं कुछ तो माह 2 माह पर एक बौद्धिक वर्ग की योजना होनी ही चाहिए। तो ऐसे में यदि शाखा का एक 50 से 100 के बीच का अगर कोई कार्यक्रम है तो बिना माइक के भी कार्यकर्ता अपने सीधे संवाद कर सकता है। ऐसे में वह अग्रेसर पंक्ति से थोड़ा आगे की उनको ही बौद्धिक कर्ता का चेहरा दिखाई पड़े, उचित अंतराल, यानी ध्वज ठीक पीछे ना हो तो ध्वज से थोड़ा दाएं बाएं ऐसे स्वयंसेवकों की ओर मुँह करके खड़े होकर ये बौद्धिक दिया। अधिक आयु के कोई वक्ता हैं तो वे माइक का प्रयोग करें, और कुर्सी पर बैठ करके भी यदि बौद्धिक कहते हैं तो इसमें कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, अपवाद नहीं है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठ कर माइक का प्रयोग कर और वे बौद्धिक दे सकते हैं। सामान्यतः यह परंपरा है कि जो संघ चालक हैं या कोई अध्यक्ष हैं या कोई अधिकारी हैं वे आगे बैठते हैं, उनके बगल में वक्ता को भी बैठना चाहिए। कई बार वो उसी शाखा का स्वयंसेवक होता है तो अपनी पंक्ति से आकर भी बौद्धिक दे सकता है। इसमें कोई विधान नहीं, लेकिन अच्छा ये लगता है कि वह अधिकारी के साथ बैठा है और परिचय के बाद वह अपना क्रम आने पर स्वयंसेवकों के सामने प्रस्तुत होकर बौद्धिक दे, यह सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब मैं वक्तृता की दृष्टि से बात करूं तो वक्ता को एक अच्छा सा संबोधन देना चाहिए। संबोधन बहुत लंबा ना हो और संबोधन में बहुत सारे नाम न गिनाए जाएं। ये नाम गणना कोई नेताओं के भाषण की तरह से कि फला जी आ गए तो उनका भी नाम, उनका भी नाम, ऐसे जितने लोग दिखाई पड़े सबका नाम गणना करना यह कोई उद्देश्य नहीं है। सामान्यतः माननीय संघ चालक जी हैं, कोई वर्ग है, कोई ऐसा कार्यक्रम है तो उसके वर्ग कार्यवाह हैं, शिविर अधिकारी हैं, या ऐसा जो सम्मानित अधिकारी हैं उनका संबोधन 1-2 और नाम ले करके और फिर सीधे स्वयंसेवकों के सम्मुख अपना विषय रखना चाहिए। इसमें कोई बहुत अधिक नाम गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, इससे वक्तृता बोझिल होती है। इसी तरह से वक्ता को ये नहीं कि हम पहला वाक्य धीरे धीरे, कुछ लोग ऐसा बौद्धिक देते हैं कि पहले के शुरू के 4-6 वाक्य 10 वाक्य फुसफुसा के बोलेंगे, उनको सुनाई नहीं पड़ेगा और फिर बाद में कहते हैं मैं पिकअप दूंगा। ये उचित नहीं। पहले शब्द, पहले वाक्य से यह श्रोताओं पर प्रभावी रूप में छा जाने की प्रवृत्ति एक बौद्धिक कर्ता के मन में होनी चाहिए।
वह शुरू के वाक्यों में ही अपने प्रभाव को जताने में सफल हो, और अंत में ये तारतम्यता का गुण उसमें होना ही चाहिए। अंत में जब बौद्धिककर्ता यह सुने, यानी हर बार कई बार ऐसा देखा गया कि एक वक्ता के पास एक ही बौद्धिक होता है, वही मैं बिना नाम लिए चर्चा करूं, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उनका 1.5 घंटे का बहुत बौद्धिक होता, लेकिन वह बौद्धिक उन्होंने वर्षों पहले तैयार किया था, और वही बार बार जहाँ जहाँ वही कोई पूछा कि अच्छा काला पहाड़ वाला उदाहरण आ गया, हाँ तो अब आधा घंटा और बोलेंगे, यानी उनका तय था कि वह किस उदाहरण के बाद कितना और बोलेंगे, लगभग वाक्य उदाहरण ये सब रटे पड़े थे। तो ऐसा नहीं, तो जैसा विषय है, जो उत्सव है, जो पर्व है, जो कार्यक्रम है, जो सामयिक विषय है, उस पर वक्तृता को केंद्रित होकर तैयारी के साथ बोलना चाहिए। आखिर आप 1 घंटे इतने स्वयंसेवकों के समय को लेकर और कुछ विषय देने वाले हैं, तो आपका अध्ययन होना चाहिए, आप उस विषय पर कुछ बोलते दिखाई पड़ना चाहिए। यह बौद्धिककर्ता की तैयारी है, और अंत में एक कंक्लूड, एक विषय को समापन कर और फिर अपने बौद्धिक का समापन करना चाहिए। तो मैं यहाँ किसी प्रोफेशनल वक्ता की बात नहीं किया, एक कार्यकर्ता को बौद्धिक कैसा देना, इसीलिए ये बौद्धिक जो है भाषण नहीं है, ये बौद्धिक व्याख्यान नहीं है, वक्तृता नहीं है, ये बौद्धिक है, जिसके शब्द में ही यह निहित है कि जिसको सुनने के बाद कुछ ज्ञान, कुछ बौद्धिक संपदा, कुछ भावों का उच्छ्वास ये प्राप्त हो, ये बौद्धिक है। मैंने जो अब तक कुछ विषय रखे उसको संक्षेप में दोहराता हूँ। बौद्धिककर्ता संघ का कार्यकर्ता होना चाहिए, वह संगठन का स्वयंसेवक होना चाहिए, कार्यकर्ता अधिकारी होना चाहिए। इससे बौद्धिक में जान आती है। बाहर का कोई पेशेवर बौद्धिक वक्ता आकर के हमारे कार्यक्रमों में कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं रख सकता। तो यह एक पहली शर्त है। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियुम, इस भाव को, इस संकल्प को लेकर जो संघ प्रार्थना को अपने आहर ने जीता हो, वह बौद्धिक दे सकता है। मैं बौद्धिक कला की बात करूं तो उसमें पहली पंक्ति, यानी जो शुरू में संबोधन होता, वो संबोधन बहुत ज़्यादा लोगों की नाम गणना ना हो, गिने चुने 2-3 नाम लेकर और सीधे विषय पर आना चाहिए। पहले वाक्य, पहले शब्द से विषय को धारा प्रवाह और उचित उच्छ्वास, भावों के उच्छ्वास के साथ कहने आना चाहिए। इसी के साथ एक वक्ता को अपनी वक्तृता में कुछ अच्छे कथानक, कुछ अच्छी पंक्तियाँ, उद्धरण, कुछ सुभाषित, कुछ कविताएँ ये बीच बीच में पिरोना चाहिए। इससे बौद्धिक में जान आ जाती है और एक सजीवता, एक जीवंतता ये बनी रहती है। बौद्धिककर्ता को अपने 1 घंटे के बौद्धिक की एक प्लॉटिंग करने आनी चाहिए, एक उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। वह रूपरेखा मन में बनी हो, कई बार वो कागज़ पर भी बनती है, और उसी क्रम में अपने विषय को धारा प्रवाह ये रखना चाहिए। और अंत में अपने पूरे 1 घंटे के, जैसे कि एक पूरे मटके भर के दही को विलोकर और कुछ ग्राम ऐसे नवनीत तैयार किया जाता, उसी प्रकार जो बौद्धिक का समापन हो, वह पूरे बौद्धिक के सार को वह एक साथ रखता हुआ ये दिखाई पड़ना चाहिए। जितने वक्ता हैं, जितने श्रोता हैं, उनके अनुरूप वक्ता की वाणी होनी चाहिए। यदि माइक का प्रयोग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि माइक है तो कितनी ऊंचाई से, कितने दूरी से यह बोला जाए और कितना अपने ध्वनि का यह वॉल्यूम रखा जाए, यह सब का निर्धारण करना एक अच्छे वक्ता का गुण होना चाहिए। और अंत में ऐसा नहीं कि वक्ता आसमान की ओर सिर रख करके विषय रखता जा रहा है, कार्यकर्ताओं से कोई तादात्म्य नहीं, तो ऐसा नहीं, वो अपने श्रोताओं के साथ जुड़कर और एक सिंक्रोनाइज करके, एक उनके साथ तारतम्य स्थापित करके अपने विषय को रखता है। इन कुछ प्रारंभिक बातों का ध्यान रखकर यदि बौद्धिककर्ता अपने विषय को रखता है तो वह विषय स्वयंसेवकों के लिए हृदयग्राह्य होता है। एक कार्यकर्ता के लिए बौद्धिक दिया जाना यह एक उसका गुण भी होता। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ बौद्धिककर्ता अधिकारी को अपना विषय रखना चाहिए। यह एक सामान्य चर्चा हो सकती। इस चर्चा को मैंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए रखा। मैं समझता हूँ कि ये चर्चा एक अच्छे बौद्धिककर्ता के लिए एक दिशा प्रदान कर सकती है। यदि यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।